हम बात करेंगे सेब की। पेटल फॉल हो चुका है बागवान भाइयों। इस साल लगभग रिपोर्ट्स कुछ जगह से अच्छी आ रही है, कुछ जगह से बढ़िया आ रही है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब के लोगों के अच्छे फसल हो इस साल, अच्छी हमें मार्केट मिले, और सरकार को भी और विभाग को भी यूनिवर्सिटी को भी अपनी तैयारियाँ करनी होगी आगामी सीज़न के लिए, क्योंकि बीमारियाँ आएगी, सेब अच्छे हो गए, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आएगी, लेबर की प्रॉब्लम आएगी, मार्केटिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो जो ये सेटअप है, तो सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि इस साल की मैनेजमेंट वो बेहतर रखेगी और अच्छी क्रॉप होने का अंदेशा इस साल व्यक्त किया जा रहा है। बहुत सारी जगह जहां लास्ट ईयर हैवी क्रॉप थी वहां फ्लावर कम आया है, मगर फ्लावर कम होने के बावजूद भी सेटिंग अच्छी आई है और साइज़ अच्छा बनेगा। और इस साल जहां हैवी क्रॉप लगी है वहां बागवान भाइयों के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप लालच बिल्कुल ना करें हैवी क्रॉप का। प्लकिंग शुरू करें, दानों को काटना शुरू करें। बहुत छोटा और कम गुणवत्ता वाला सेब उगाने से अच्छा है एक आप अच्छा गुणवत्ता वाला सेब पैदा करें अपने ऑर्चर्ड में। तो इसके लिए आपको जिन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, वो एक तो रखना है आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सॉइल के माध्यम से। अगर आपकी क्रॉप अच्छी लगी है तो पेटल फॉल के बाद आप एक बैलेंस न्यूट्रिशन वाली कोई खाद डाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप में, जिसमें एनपीके के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो। या कई लोग अगर अफोर्ड नहीं कर पाते या उनको कम रहता तो नाइट्रोजन बेस्ड भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो असली विषय आता है फॉलियर का, तो जो फॉलियर का विषय है ये बहुत ही अति आवश्यक विषय है। जिस दिन बगीचे में पेटल फॉल होता है, पेटल फॉल से लेकर वॉलनट स्टेज तक, जब अखरोट के दाने तक का जो सेब होता है, वहाँ आपको बहुत ही मॉनिटरिंग करनी है अपने ऑर्चर्ड की। जो सेल डिवीज़न होता है वो इसी वक्त होता है। पेटल फॉल से लेकर वॉलनट स्टेज तक सेल का डिवीज़न होगा और वॉलनट स्टेज के बाद सेब तोड़ने तक सेल्स की डेवलपमेंट होगी। आपकी गुणवत्ता, आपका साइज, आपका कलर इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका कितनी अच्छे तरीके से सेल का डिवीज़न हुआ है। तो सेल डिवीज़न के लिए जो भी आप न्यूट्रिशन डालते हैं वो सेल डिवीज़न के लिए डालते हैं। चाहे आप 6BA के रूप में डालते हैं, कई लोग PGR डालते हैं, तो वो एक सेल डिवीज़नर है बहुत अच्छा। नाइट्रोजन आपका सेल डिवीज़न करता है, कैल्शियम आपका सेल डिवीज़न के साथ साथ सेल बॉन्डिंग का भी काम करता है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चिंता करने का विषय रहेगा वो रहेगा हमारा स्कैब। आप देख पाएंगे 2-4 दिन पहले बहुत अच्छी बारिश हुई, बहुत सूखा पड़ गया था, तो जिससे बागवानों के चेहरों पर लाल खुशी दिख रही थी। मगर ये बहुत अच्छी बारिश हुई है, मगर इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। जब नीचे मॉइस्चर होगा, ऊपर से धूप पड़ेगी और ह्यूमिडिटी बनेगी, तो फंगस का फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा। इस साल जो फंगस सबसे ज़्यादा फैलने का खतरा रहेगा वो रहेगा हमारा स्कैब का। आप कभी भी नॉनी यूनिवर्सिटी का जो प्रमाणित स्प्रे शेड्यूल है उसको आप कभी चेक कीजिएगा। यहाँ दवाई लिखी होगी और लास्ट में आपने देखा होगा पाउडर मिल्ड्यू या स्कैब। मैक्सिमम जो स्प्रे शेड्यूल बनाए जाते हैं वो स्कैब के लिए बनाए जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा कि स्कैब के जो स्पोर्स है वो कब आते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक लाइव बनाई थी, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप यूरिया की स्प्रे सॉइल में कर सकते हैं, 20 से 25 किलो तक डाल सकते हैं। तो वो स्प्रे ऑलमोस्ट बहुत सारे बागवान भाइयों ने की। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र भी है कि आप एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आप ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में आ चुके हैं। इसके बाद जो इसके स्पोर्स है जो अभी हवा में उड़ेंगे और हमारे पत्तों पे या फ्रूट के ऊपर जाएंगे स्कैब के, वो फैलने का बहुत ज़्यादा चांस है। अभी आप देखेंगे कुछ साल पहले हमारा जो स्प्रे शेड्यूल होता था, जो इवन मैं भी गाइड करता था लोगों को, हम हल्के मॉलिक्यूल डलवाते थे स्टार्टिंग फेज पे। मगर इस साल की स्थिति थोड़ी अलग है। पत्ते आने से लेकर 65-70 दिन तक किसी भी तरह की अल्टरनेरिया मर्सोरिना ऑर्चर्ड में नहीं आता है। उसके लिए
आप लेट भी कर सकते हैं, मगर जो पिछली साल से लेकर जो स्थिति बनी है स्कैब की, तो हमें इस वक्त अच्छे मॉलिक्यूल डालने की बहुत ही अति आवश्यकता है पेटल फॉल के बाद, क्योंकि जो अभी स्कैब फैलने का अंदेशा है उसको हमें कम करना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको एक अच्छी फंगेसाइड डालनी है। फंगेसाइड में आज मैं अपने ऑर्चर्ड में स्प्रे कर रहा हूँ। तो जो मैं आज स्प्रे कर रहा हूँ उसका जो कॉम्बिनेशन है क्रिसोजाम मिथाइल, ये लगभग जो ये टाटा कंपनी का एरोगॉन आता है, इसको मैं आज SC फॉर्मेशन में है ये। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगेसाइड है। याद रखना, अभी जितनी भी ज़्यादा आप सिस्टेमिक स्प्रेज करेंगे वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि वो सिस्टम में जाके फंगस को किल करेगी। जो स्पोर्स उड़ चुके हैं या पत्तों के ऊपर बैठ चुके हैं उसके सिस्टम में जाके उसको ये किल करेगी। आज मैं इसकी स्प्रे कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं जो एक चीज़ डाल रहा हूँ, आजकल आप जब शाम को अपने ऑर्चर्ड में जाएंगे, आज जिनके फ्लावरिंग चली है, संध्या के टाइम आपने जो है मॉथ, एक छोटी सी तितली वाइट कलर की, अगर आप उसके छुएंगे तो वाइट सा आपके हाथ में भी टच होगा। तो हेलिकॉर्म अल्मजीरा इसका शायद बॉटनिकल नेम है, कुछ ऐसा है इसका नाम। तो जो मॉथ होती है वो क्या होती है, जो फ्रूट बोरर आप देखेंगे जब दाना लगभग पीनट साइज के आसपास आएगा, एक लगभग ऐसे जिसको हम नापने वाला जैसा कीड़ा बोलते हैं, वो फ्रूट को डैमेज करता है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो उसकी रोकथाम के लिए आपको, अगर आप ऑर्गेनिक बेस्ड पे करते हैं, कुछ लोग गौमूत्र की स्प्रे करते हैं, कुछ खट्टी लस्सी की करते हैं, कुछ नीम ऑयल की करते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मगर आप केमिकल में अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हैं तो जो फ्लुंडामाइड मैंने अभी पियर के लिए बताई, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी एक खूबी ये है कि ये आपकी माइट को बढ़ावा नहीं देती है। तो एक इंसेक्टिसाइड डालना हमारे लिए भी, कई लोग मेलाथियोन भी डालते हैं, बहुत सारे टेक्निकल आते हैं, मगर जो क्लोरोफोरिफॉस या अदर कैटेगरी के इंसेक्टिसाइड है, इससे आप बचे थोड़ा सा, क्योंकि ये माइट को बढ़ावा ज़्यादा देता है बहुत जल्दी आने के लिए। तो जो अंडे हो गए माइट के, वो बहुत जल्द हैच हो जाएगी। और जो इसके बाद एक और जो ये सिस्टेमिक फंगेसाइटिस का क्या काम है, पाउडरी मिल्ड्यू, जो ऑर्चर्ड में पाउडरी मिल्ड्यू लगी होगी, इसको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है सिस्टेमिक फंगेसाइड। इसके साथ साथ एक न्यूट्रिशन भी आपको फॉलियर के माध्यम से देनी पड़ेगी, जिसमें आपको लगभग NPK का भी ध्यान रखना पड़ेगा, माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह की न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी। इस वक्त मैं जो अपने ऑर्चर्ड में डाल रहा हूँ, ये 16-16-12 करके एक माइक्रो न्यूट्रेंट्स है। इसमें हमारे अन्य सभी प्रकार के सूक्ष्म और अति सूक्ष्म सभी तरह के न्यूट्रिशन है। ये एक बैलेंस न्यूट्रिशन देने की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें हमारे नाइट्रोजन 16%, पोटाशियम 16%, 12%, बोरॉन 1%, कैल्शियम 2 फॉर्मेशन में, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम 2 तरह का, इसमें मैग्नीशियम है, जिंक है। तो ये जो बैलेंस न्यूट्रिशन है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, अगर मैं आपको बागवान भाइयों बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, आप देखिए ये पत्ते आ चुके हैं, और मेरे ऑर्चर्ड में आप अगर पत्तों का साइज़ देखेंगे तो ये लगभग मेरे हाथ के बराबर पहुंचने वाला है। ये लगभग 5-1 इंच का पत्ता होगा। इसको अगर आप देखेंगे अभी स्टार्टिंग फेज पे, तो ये हल्का सा पीला होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल की थोड़ी सी कमी है। तो जो आप जिंक या मैग्नीशियम टाइप में स्प्रे करते हैं, वो क्लोरोफिल को बढ़ाता है। तो जो सारा रोल है वो क्लोरोफिल का है, क्योंकि भोजन जो बनेगा वो सारा क्लोरोफिल से बनेगा। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करते होंगे ऑर्चर्ड में, लगभग यहाँ पर ग्रीन रोजी एफिड, छोटे छोटे से कीड़े आप देखेंगे ब्लैक कलर से, और चींटियाँ वहाँ पे रन करती है। बेसिकली बहुत सारे लोगों के अंदर एक दुविधा का विषय बना होता है कि भाई चींटियाँ पेड़ों में लगी है। बागवान भाइयों, चींटियाँ कोई डैमेज नहीं करती,
ये हमारी मित्र कीट होती है। जो यहाँ ग्रीन रोजी एफिड लगे होंगे छोटे छोटे कीड़े, वो एक तरह का पदार्थ छोड़ते हैं, मीठा पदार्थ। तो जो चींटियाँ होगी वो उसको खाने आती है, वो आपको डैमेज नहीं करती। जो इंसेक्टिसाइड की स्प्रे मैं करने को बोल रहा हूँ अभी, उससे क्या होगा, वो ग्रीन रोजी एफिड खत्म होगा, फ्रूट बोरर भी खत्म होगा हमारे। इसके साथ साथ जो बहुत ही एक बहुत ही खतरनाक तरह की चीज़ हमारे ऑर्चर्ड में आती है, वो आती है हमारी माइट। आपको तैयार रहना पड़ेगा। इमीडिएट पीनट के आसपास ही आपको माइटीसाइड की स्प्रे करनी है। माइटीसाइड आप एक्रीसाइड उस पर फॉर्मेशन में करें, क्योंकि आजकल बहुत महंगे महंगे मॉलिक्यूल्स मार्केट में आ चुके हैं और वो इतना असर करते नहीं है जितनी उसकी कीमत है। तो आजकल 200-250 की रेंज में आपको बहुत अच्छे माइटीसाइड, माइट को आप नज़रअंदाज ना करें बागवान भाइयों। जितना पत्तों के ऊपर क्लोरोफिल होगा, माइट उसको खाने आती है। अगर उसने माइट ने क्लोरोफिल चाट दी या खा ली, तो आपके फ्रूट क्वालिटी पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ेगा, पौधों की ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा और समय से पहले आपके पत्ते झड़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो इसीलिए आपको इनकी तैयारियां करनी होगी आने वाले टाइम में। ज़रूरत के हिसाब जो भी लाइव के माध्यम से मैं आपको या बीमारियों से अवगत कराता रहूँगा, लाइव आता रहूँगा। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपका ध्यान अपने फ्रूट पे भी डलवाना चाहूँगा। ऑलमोस्ट ये पीनट साइज़ के आसपास पहुँच चुका है हमारा फ्रूट, काफ़ी बड़ा हो चुका है फ्रूट। और जो इस साल की क्रॉप है, अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छी क्रॉप लगी है इस साल। अभी फ्रूट थिनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि किंग ब्लूम क्या होता है। अगर आप किंग ब्लूम की खूबी देखेंगे तो बागवान भाइयों, आप देखेंगे इस बीमे में 5 फ्रूट लगे। अगर आप ये सेंटर वाला देखेंगे, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, जबकि हरे परे वाले छोटे हैं। जो आपके सेंटर का फ्रूट होता है, आप देखेंगे इसको सेंटर में उगा है, ये किंग ब्लूम है। हमेशा किंग ब्लूम सबसे पहले खिलता है, इसीलिए इसकी साइज़ और क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। जिस दिन आप फ्रूट थिनिंग पे जाते हैं या किंग ब्लूम की बात होती है, तो जब आप फ्रूट थिनिंग करेंगे तो आप इन साइड वाले फ्रूट्स को काट लेंगे या तोड़ देंगे इस तरीके से। जैसे ही आपने ये फ्रूट कट डाउन किए, आप देखिए नेचुरल सी लेयर बनी है फ्रूट के ऊपर, बहुत ही शानदार। और फ्रूट लॉन्गेशन आप देखेंगे, फ्रूट क्वालिटी आप देखेंगे तो अभी से इम्प्रूव हो चुका है ये फ्रूट। ये देखिए, ये 5 लोब की ओर जा चुका है। और बहुत सारे लोगों को रस्टिंग की प्रॉब्लम, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को अभी पीछे रस्टिंग दिख जाएगी, मतलब आपकी प्रैक्टिस में कहीं प्रॉब्लम है, आपने कोई गलत चीज़ की है जिसकी वजह से डैमेज। आजकल कोई ऐसी गलत स्प्रे ना करे बागवान भाइयों, इतना सा छोटा फ्रूट है, अगर ये डैमेज हो गया तो रस्टिंग आ जाएगी। अभी आप बड़े अच्छे तरीके से दवाइयों का चयन करें, विशेषज्ञों की सलाह लें। अपने नज़दीकी जो भी आपके हॉर्टिकल्चर विभाग है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी ज़रूर सलाह लें हमेशा कोई स्प्रे करने से पहले। बाकी आप हम जैसे बागवानों से भी साझा कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो ये जो फ्रूट थीनिंग है, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात आ गई है कि कैसे काटेंगे। बहुत सारे लोग इस डंडी को बिल्कुल नीचे से काट देते हैं या ऐसे तोड़ देंगे। कभी भी इसको तोड़ना नहीं है बागवान भाइयों, नहीं तो यहाँ नीचे डैमेज हो जाएगा। जो फ्रूट का ऊपर का भाग है, सिर्फ ऊपर से यहाँ से कट करने, आप कैंची से करो चाहे हाथ से करो, तो ये धीरे धीरे सूखनी शुरू होगी और ये झड़ जाएगी। तो ये किंग ब्लूम आप रखेंगे तो इसमें बेहतर क्वालिटी आपको मिलेगी। आप सेम चीज़ यहाँ भी देख सकते हैं। आप सेंटर का फ्रूट देखिए कितना बड़ा हो चुका है। और आप इस बड पे भी देखेंगे, ये वाला किंग ब्लूम है, आप देखेंगे हरे परे के बिल्कुल वीक हो चुके हैं। 2 तो ड्रॉपिंग के लिए, मगर 2 ड्रॉप नहीं होंगे। इसलिए हमारा जो किंग ब्लूम है, वो सेंटर का जो दाना होगा वो किंग ब्लूम का फ्रूट है हमारे। और एक अच्छी प्रूनिंग प्रैक्टिस का आप नतीजा देखेंगे कि एक सिंगल ब्रांच में बहुत ही अच्छी क्रॉप के साथ साथ टिल एंड तक देखिए आप,
कुछ प्लांट्स बहुत लेट फ्लावर हुए थे, उसमें फ्रूट साइज थोड़ा सा अभी आपको छोटा दिखेगा। फ्रूट क्वालिटी देखिए आप, फ्रूट लॉन्गेशन। रोज़ चर्चा का विषय बना हुआ है पीजीआर। आज आप पीजीआर की क्वालिटी देखिए। इस साल सुमिटोमो कंपनी ने भी ट्रायल के लिए पीजीआर दिया था। जो पीजीआर के धुर विरोधी है, शायद उनके लिए एक अच्छा जवाब होगा ये फ्रूट क्वालिटी। तो बागवान भाइयों, मुझे लगता है कि आज के जो विषय हमने चुने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपने बागीचों में रहेंगे और अपने बगीचों की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अगर कभी भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, फेसबुक पे भी आप मेरे को फ़ोटोग्राफ्स भेज सकते हैं, जहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या तो आप नज़दीकी जो भी हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग होगा, आप वहाँ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर आप चेंजिंग देखते हैं अपने बगीचे। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मैं भूल चुका था, कई जगह आपको लगभग ऐसे ऐसे पत्ते दिखेंगे आजकल, थोड़े डॉटेड, रेड डॉट, कोई पीले। तो बहुत सारे कंपनीज वाले आजकल क्या कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि स्कैब आ गई। अभी बागवान भाई स्कैब नहीं आए। पहले अगर आपने स्कैब चेक करनी है, अपने गूगल पे जाइए, स्कैब लिखिए, एप्पल स्कैब, उस पर शो हो गए सिम्टम्स पत्तों पे या फ्रूट पे कैसा होता है स्कैब। पहले आपने ये देखना है। कंपनीज और दुकानदार के बहकावे में आप लोग बिल्कुल ना आए। ये बेसिकली जो अभी मुड़न है, ये क्लोरिटिकली लीफ कर्ल वायरस है। और एक जो येलो कलर में पीले जैसे दाग स्पॉट पड़ते हैं, वो मोज़ैक वायरस है। इन दोनों वायरस का आज तक कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। इसके लिए आपको पौधा ही अपरूट करके ख़त्म करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मगर आप ऐसी झांसे में ना आए किसी कंपनीज के कि स्कैब आ गई या किसी तरह की बीमारी आ गई है। और कभी भी बिना मतलब की कोई स्प्रे ना करे, पहले मॉनिटरिंग करिए। अगर कंट्रोल थोड़े से हो सकता है या बीमारी एक बगीचे पौधे में है, तो एक पौधे को ट्रीट कीजिए, पूरे बगीचे को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों से आप दूर रहे और अपने बगीचों की मॉनिटरिंग ज़रूर करें। आजकल का बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त है सेल डिवीज़न का, क्योंकि वो आगे साइज़ और क्वालिटी डिपेंड करेगी जो आप यहाँ पर सेल डिवीज़न के लिए जो जो चीज़ें डालेंगे। तो बागवान भाइयों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे नई वीडियो में नए मुद्दों के साथ, नई चीज़ों के साथ मैं डिम्पल पांचटा फिर से आप लोगों के बीच मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय हिमाचल।